Good morning students, how are you? I hope you all are very well. ये स्टूडेंट्स आपकी बुक क्षितिज में सेकंड चैप्टर है ल्हासा की ओर। आज हम ये पाठ पढ़ेंगे जिसको लिखा है राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन जो है वो एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और ये जो पाठ है ये एक यात्रा वृत्तांत है। ये जब उन्होंने तिब्बत की यात्रा की थी तो वहाँ का वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। यानी जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो नेपाल के रास्ते से वो तिब्बत गए थे। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। यानी भिखमंगा रूप बनाकर, भिखारी का रूप बनाकर उन्होंने यात्रा की थी। यह आप पाठ में भी पढ़ेंगे। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बड़े रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। तो बेसिकली इस जो पाठ है, ये जो यात्रा वृत्तांत है, इसमें उन्होंने तिब्बत के उस समय के कानूनी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, जाति व्यवस्था आदि सबका वर्णन किया है और वहाँ के रास्ते कितने कठिन होते हैं, वहाँ पर रहना कितना मुश्किल है, वहाँ के लोगों को किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये सब उन्होंने इस पाठ में बताया है। तो पाठ पढ़ते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे। मीन्स जो सेना थी वो भी हमारी इसी रास्ते से जाया करती थी, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त यानी जिसे त्याग दिया गया हो। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। जहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है, ना वहाँ औरतें पर्दा करती हैं। ये बेटा सामाजिक व्यवस्था है कि वहाँ किस तरह की समाज में है, सामाजिक व्यवस्था है और यात्रियों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। तो बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। यानी बहुत ज्यादा जो भिखारी वेश में होते हैं उनको लोग घर नहीं आने देते क्योंकि उनको चोरी का डर होता है। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर जा सकते, नहीं तो कोई भी किसी के भी घर जा सकता है। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। अब ये वर्णन है कि वहाँ चाय कैसे बनती है। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वे चाय को चोंगी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। मिट्टी का एक बर्तन होता है जिसके आगे टैप लगी होती है, टोंटीदार कहा जाता है उसको। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। वहाँ मक्खन से चाय बनती है। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक और मक्खन डालने की जरूरत होती है। तो ये था कि चाय वहां पर किस प्रकार से बनाई जा सकती है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया, यानी किराया मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति जो था वो एक गाइड था, यानी रास्ता दिखाने वाला था जो लेखक के साथ था। और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भक्त यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी थी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। छंग एक प्रकार का नशीला पदार्थ है जो लोग वहां पर पीते हैं और नशे में आ जाते हैं। अतः हम सब विकट डांडा थोंगला को पार करना था। विकट यानी दुर्गम रास्ता है, उसका बड़ा कठिन रास्ता है। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह होती है। खतरे की जगह कौन सी सबसे ज्यादा?
डांडे 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ कई मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। ये उसकी ऊंचाई है 16-17 हजार फीट। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को नहीं देखा जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकारी खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां तो गवाह भी नहीं मिल सकता। अब ये वहां की कानून व्यवस्था है कि वहां किस तरह से कानून को हाथ में ले लेते हैं लोग, मतलब कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। किसी की डेथ भी हो जाए तो वहां पे गवाह नहीं मिलता है, किसी की हत्या अगर हो जाती है तो। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसे हैं कि नहीं। हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम है कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतारकर जीभ निकालकर कुची कुची एक पैसा कहकर भीख मांगने लगते। लेखक और जो सुमति था वो तो भिखारी वेश में गए थे, तो उन्हें खून का तो खतरा नहीं था, डाकुओं का खतरा नहीं था। जहां भी वो कुछ लोग देखते तो वो कुची कुची एक पैसा कहकर भीख मांगने शुरू कर देते थे। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ भी लेंगे। दूसरे दिन हम घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण खूब पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना वहां बर्फ की सफेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। अब ये डांडे के देवता का स्थान कहाँ था? सबसे ऊंची जगह पर। उसको कैसे सजाया गया था ये देखिए, पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल भी नहीं। यानी चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन उतरना बिल्कुल इजी था। शायद 2-1 सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। अब लेखक अपने बारे में बता रहा है ये। मैंने सोचा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया, तो मैं दोकनी वस्तु की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। अब लेखक का घोड़ा जो था वो सभी साथियों से पीछे रह गया था। अब इसके बाद क्या हुआ, जब मैं जोर देने लगता तो वो सुस्त पड़ जाता था। यानी जब वो उसको थोड़ा सा जोर से चलाने की कोशिश करता तो और ढीला हो जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। अब अकेला जो था, आगे 2 रास्ते दिखाई दिए। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर से पूछने पर पता लगा कि लंकोर का रास्ता तो दाहिने वाला था। अब लेखक गलत रास्ते पर आ गया था। पहले ही उसका घोड़ा पीछे था और अब वो रास्ता भी गलत चला गया था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा, फिर वो रास्ता चेंज करा उसने। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। अब तो वो पूरे गुस्से में था क्योंकि सुमति उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि लेखक देर से आया था ना, तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा था सुमति को। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-4 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो मुझे कैसा घोड़ा मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितना जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वो ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके यजमान अच्छे थे। पहले चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्का मिला। थुक्पा एक सूप की टाइप होता है कुछ। जब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर तक एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है, उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी।
आसपास के गांव भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे। अब जो सुमति था वो पतली पतली झंडियों के वो गंडे बनाता था, गंडे यानी तावीज टाइप कुछ बनाता था और अपने यजमानों को देता था। क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेता था। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा ये तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें ही भले गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हम भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। भरिया यानी किराए के लिए जाने वाला। सवेरे ही चल दिए होते अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर ढक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट यानी माथा धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना करके शेखर विहार की ओर चलने का कहा। तिब्बत की जमीन बहुत छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी। अब ये जमीन का है कि जमीनी व्यवस्था कैसी थी। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों के हाथों में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। अब शेखर की खेती के मुखिया कौन थे? भिक्षु नमसे, जो कि बहुत अच्छे आदमी थे, भद्र पुरुष थे। वे बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था, मेरा यानी लेखक का वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ ख्याल भी करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था। अब लेखक ने वहां जाके क्या किया देखिए। वहां एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। अब लेखक था तो उसको पढ़ने का बड़ा शौक था। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। अब यानी वो बहुत बिजी हो गया था लेखक। तो सुमति फिर से पूछने आया कि वो यजमानों के पास जाए, लेकिन पहले तो लेखक ने मना कर दिया था। लेकिन अब क्या कर रहा था? अब वो पुस्तकें पढ़ रहा था। पुस्तकों के भीतर था मतलब पुस्तकें पढ़ने में बिजी था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वो गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दोपहर बाद चले गए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो ये थी लेखक की तिब्बत यात्रा और आपका पाठ लहासा की ओर। आई होप आपको इसका समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।